अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 का आज लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें आज हम ग्राफ्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। कल हमने ग्राफ की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन और एग्जांपल्स वगैरह को डिस्कस किया था। इसके साथ ग्राफ की दो टाइप्स देखी थी, जिनमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ आ गए थे। आज के लेक्चर में आप लोग स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट्स, उनकी स्लोप्स किस तरह फाइंड की जाती हैं, वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ये हमारा जो लेक्चर है आज का, वो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2.5 के ऊपर है। एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास चैप्टर नंबर 2 का, जो कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 50 के ऊपर ये लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2.5 ये आज हम करेंगे। ये है, व्हाट डू ग्रेडियंट्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, एक्सप्लेन इट बाय ड्राइंग डायग्राम्स। तो आप लोगों ने स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बताना है कि इनके ग्रेडियंट्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये किस चीज़ को बयान करते हैं, और साथ में आप लोगों ने इनकी डायग्राम्स भी बनानी है, यानी कि इनके ग्राफ्स की मदद से एक्सप्लेनेशन करनी होगी। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ये नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। नोट्स पे ये देखें आप लोग, लॉन्ग क्वेश्चन की पहले हेडिंग लिखी हुई है, उसके बाद प्रॉपर्ली लॉन्ग क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन ना दोनों ग्राफ्स को मिलाकर बना है, स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ दोनों को मिलाकर। तो अगर आप लोगों को सिंगल भी आ सकता है, ठीक है, आप लोगों को हो सकता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ अलहदा से आ जाए, डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ अलहदा से आ जाए, तो तब भी आप लोगों को अलहदा आएगा। तो फिर आप लोगों ने एक ही लिखना है जो उन्होंने पूछा होगा। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर उन्होंने दोनों ही चीज़ें पूछी हुई हैं, इसीलिए हम दोनों को ही एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने बेसिक ग्रेडियंट की डेफिनेशन लिखनी है, जो मर्ज़ी आपको दोनों में से आए या दोनों इकट्ठे आए फिर भी। सबसे पहले हम ग्रेडियंट की डेफिनेशन लिखेंगे। ग्रेडियंट होता क्या है? ग्रेडियंट इज़ द मेजर ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। ग्रेडियंट क्या होता है? स्लोप की मेजर, स्लोप के इक्वल होता है बेसिकली। ग्रेडियंट इज इक्वल टू स्लोप विच इज़ इक्वल टू टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये स्लोप क्या होती है? आप लोगों ने ये ट्राइंगल देखी होगी, जब आप लोगों ने ज्योमेट्री वगैरह को पढ़ा तो आप लोगों ने मैथ में ये ट्राइंगल देखी होगी। इस ट्राइंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके बारे में पैथागोरस थ्योरम भी मौजूद है। तो इसके अंदर आपके पास तीन साइड्स होती हैं। एक आपके पास ये बेस होती है, इसको आप लोग कहते हैं परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड, और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस ट्राइंगल के अंदर आपके पास ये तीन चीज़ें होती हैं, और साथ में इस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल होता है जो कि आपके पास 90 डिग्री का एंगल होता है, जो कि परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान में होता है। तो बेसिकली इस ट्राइंगल में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है, इसमें आपके पास ये तीन साइड्स हैं, ठीक है। जब हम इसकी स्लोप फाइंड करते हैं, तो जो स्लोप का हमारे पास फार्मूला आता है वो होता है, हमने परपेंडिकुलर ओवर बेस इन दोनों को डिवाइड कर देना होता है, और ये बेसिकली टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। ये तीन आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, और तीसरी होती है टेंजेंट थीटा, ठीक है। वो इसी ट्राइंगल के रिलेटेड होती हैं। जब हम ग्राफ्स वगैरह को डिस्कस कर रहे होते हैं, उनकी स्लोप्स वगैरह निकाल रहे होते हैं, तो टेंजेंट थीटा आपके पास जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होती है। इसी तरह साइन थीटा आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के इक्वल होती है, और जो कोस थीटा होती है वो आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के इक्वल होती है। तो इसी तरह आप लोग ये तीनों की तीनों आइडेंटिटीज़ देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हमारा काम है वो टेंजेंट थीटा से है, कि आप लोगों ने याद रखना है जो स्लोप होती है किसी भी लाइन की, वो किसके इक्वल होती है? वो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अपने जहन में रखना है इस लॉन्ग क्वेश्चन से पहले। तो ये ग्रेडियंट की यहाँ डेफिनेशन लिखी। ग्रेडियंट क्या होता है? स्लोप के इक्वल होता है, और स्लोप का फार्मूला ये भी हमने यहाँ ट्राइंगल से देखा। इसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी है ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इसकी पहले डेफिनेशन लिख देंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट बेसिकली होता क्या है। तो ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी। ये किसके इक्वल होता है? ये जिस्म की जो एवरेज स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट की, कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से चल रहा है तो उसकी जो स्पीड है वो इसके ग्रेडियंट के इक्वल होगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के। तो आगे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, जिसके अंदर हम कोई फार्मूला ड्राइव करेंगे, साथ ग्राफ को भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो आप लोग इसकी एक्सप्लेनेशन अगले पेज के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ नोट्स के ऊपर, कि ये आपके पास ग्राफ दिया गया, ठीक है। ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी भी बॉडी का, ठीक है। तो कंसीडर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, आप से देख सकते हैं इसके अंदर ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन चल रही है, तो इसीलिए ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे आप लोगों ने ये दो पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर सेम टू सेम ऐसे ही लिख देने हैं, ठीक है। ये हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर भी लिख रहे हैं। अब आगे स्पीड टाइम ग्राफ जब पढ़ेंगे
तब भी हम ये दोनों पॉइंट्स को सेम ऐसे ही लिख देंगे। तो ये क्या है, सेलेक्ट एनी टू वैल्यूज़ ऑफ टाइम t1 एंड t2। आपने इस ग्राफ के ऊपर दो वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेना है टाइम की, ठीक है। इस ग्राफ पे आप देख सकते हैं दो एक्सिस हैं आपके पास, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर आपके पास टाइम की वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है, और जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है। और जब हम स्पीड टाइम ग्राफ देखेंगे तो उसके अंदर वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ डिस्टेंस की जगह स्पीड की वैल्यू रिप्रेजेंट होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यानी इस एक्सिस के ऊपर सारी की सारी वैल्यूज़ टाइम की हैं और इस एक्सिस के ऊपर सारी की सारी वैल्यूज़ डिस्टेंस की होंगी। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है। अच्छा, तो सबसे पहले आपने टाइम एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम की दो वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेना है। एक वैल्यू आपने यहाँ पर ले ली, एक वैल्यू आपने यहाँ पर ले ली। इस वैल्यू को आपने कहा t1, इसको कहा t2, ठीक है। फिर क्या करना है, ड्रा टू वर्टिकल डॉटेड लाइन्स एट t1 एंड t2 ऑन एक्स एक्सिस। आपने यहाँ इसके ऊपर वर्टिकल लाइंस ड्रा करनी है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन है, वर्टिकल का मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, जिसे परपेंडिकुलर भी कहते हैं, स्ट्रेट। और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसे बिल्कुल फ्लैट, ठीक है। तो ये दोनों में आपने फ़र्क याद रखना होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये वर्टिकल लाइन होती है। तो आपने t1 और t2 के ऊपर दो वर्टिकल लाइन्स को ड्रा करना है जो कि कैसी होंगी, डॉटेड लाइन्स होंगी। तो उसके बाद क्या होगा, दीज लाइन्स मीट द ग्राफ एट पॉइंट्स p एंड q। ये लाइंस ग्राफ को मिलेंगी जाकर, ठीक है। ये वाली लाइन जो है t1 वाली, ये यहाँ पे जाके ग्राफ को मिलेगी, और t2 वाली जो लाइन है वो ग्राफ पे यहाँ पे जाके मिलेगी। तो इन दोनों को हमने, इन पॉइंट्स को एक एक नाम दे दिया जहाँ ये दोनों लाइनें मिली। तो ये हमारा जो ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर जब ये वाली लाइन मिली तो इस पॉइंट को हमने कहा P है, और ये वाली लाइन जब इस ग्राफ के ऊपर इस पॉइंट पे मिली तो इस पॉइंट को हमने क्या कहा, ये हमारा पॉइंट Q है, ठीक है। फ्रॉम दीज पॉइंट्स ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइंस टू मीट वाई एक्सिस एट S1 एंड S2। अब आपने इन पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रा करना है, ठीक है। ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों इस पॉइंट से Q से और P से भी ड्रा की, जो कि S1 और S2 पे जाके मिली वाई एक्सिस के ऊपर। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं कि हमने बेसिकली ये दोनों पॉइंट्स के अंदर क्या बताया कि हमने किस तरह ग्राफ के ऊपर दो वैल्यूज़ चूज़ की, फिर हमने डॉटेड लाइंस की मदद से उनको ग्राफ के साथ मिलाया, ठीक है। उसका मकसद क्या है, उसका मकसद ये है कि हमारे पास बेसिकली यहाँ एक ट्रायंगल बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर ट्रायंगल बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल, तो फिर ही हम उसकी स्लोप निकाल पाएंगे, और स्लोप जो होती है वो ग्रेडियंट के इक्वल होती है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर राइट ट्रायंगल बनाने के लिए ये डॉटेड लाइंस वगैरह बनानी पड़ रही हैं। तो आगे आप लोग देख सकते हैं इसको मैथमेटिकली कि अब इसका फार्मूला कैसे ड्राइव होगा। तो डिस्टेंस कवर्ड S2 माइनस S1 इज़ इक्वल टू S टाइम टेकन T2 माइनस T1 इज़ इक्वल टू T। अब ये कैसे है, ये देखें, ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ग्राफ के ऊपर से ही, ये इसे समझना बिल्कुल आसान है। ये S2 माइनस S1 और T2 माइनस T2 को, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, S2 माइनस S1 और ये T2 माइनस T1 ये कैसे आया। तो बेसिकली आपके पास ये दो वैल्यूज़ थी, एक थी T1 और एक वैल्यू है आपके पास T2, ठीक है। यानी कि इस एक्सिस के ऊपर यहाँ तक जो फासला है आपके पास वो T1 है। अगर मैं इसको यहाँ पे रीड्रा करूँ तो यहाँ पे, यहाँ तक हमारी जो वैल्यू आ रही है वो T1 आ रही है, और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, T2 आ रही है। तो हमने बेसिकली इस चीज़ को फाइंड करना है कि ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए ये देखें, बिल्कुल ये जो है ना, ये वाली ये लाइन T2 माइनस T1 के दरमियान का जो डिस्टेंस है, ये लेंथ है, ये लेंथ बेसिकली इस लेंथ के इक्वल है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको फाइंड करेंगे, क्योंकि ये PR है, ये ट्राइंगल का एक हिस्सा है। ट्राइंगल कौन सी है, ये PQR, ये एक ट्राइंगल हमारे पास इसके अंदर बनी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये T1 माइनस T2 इन दोनों के दरमियान लेंथ फाइंड करनी है। तो वो कैसे होगी, आप देखें, यहाँ तक आपके पास T1 है और यहाँ तक आपके पास T2 है। तो आपको कहा जा रहा है आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप T2 में से T1 को माइनस कर देंगे। T2 में से इस T1 को जब हम निकाल देंगे तो हमारे पास ये चीज़ बाकी बच जाएगी ना। तो हमने बेसिकली इसी की वैल्यू निकालनी है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा T2 माइनस T1, जो कि इसकी लेंथ है, और यही लेंथ जो है वो इसी के बराबर है, ट्राइंगल की ये बेस के बराबर, ठीक है। ये ट्राइंगल ट्राइंगल बनी हुई है आपके पास, जिसकी ये बेस है, ये आपके पास इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो आप लोग इसको यहाँ से देख सकते हैं। तो ये T2 माइनस T1 था। सिमिलरली S2 माइनस S1 निकालने के लिए इस वाले एक्सिस को देखेंगे, क्योंकि S की वैल्यूज़ इसके ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके पास S2 है और ये आपके पास S1 है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने इन दोनों के दरमियान इस चीज़ की लेंथ फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, जो टोटल लेंथ है उसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास बाकी ये बच जाएगा, ठीक है। यानी कि हम S2 में से S1 को
माइनस कर देंगे। तो सेम यहाँ पर भी यही काम हुआ, जो S2 माइनस S1 है ये वाली लेंथ, ये बिल्कुल इस वाली लेंथ के बराबर है, ट्रायंगल की इस साइड के बराबर है, जो कि क्या है, ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस तरह हमने T1 और T2 फाइंड कर दिया जो कि चेंज इन टाइम था, और S2 माइनस S1 फाइंड किया जो कि चेंज इन डिस्टेंस है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, चेंज का मतलब ये होता है कि हमने फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देना होता है, पिछले लेक्चर में हमने देखा भी था। तो बेसिकली यहाँ पर हमने यही काम किया, हमने फाइनल में से इनिशियल वैल्यूज़ को माइनस किया, तो हमारे पास जो था वो इनके दरमियान की जो लेंथ थी वो हमारे पास वो आ गई। तो आगे चलते हैं, आगे इसकी थोड़ी सी और मैथमेटिकल डेरिवेशन है, वो बिल्कुल सिंपल ही है। एज वी कैन सी दैट अ राइट ट्रायंगल पी क्यू आर इन द ग्राफ, हम देख सकते हैं ग्राफ के अंदर एक राइट ट्रायंगल बनी हुई है। ठीक है, सो वी नो दैट ग्रेडियंट इज इक्वल टू द स्लोप विच इज़ मेजर ऑफ टेंजेंट थीटा इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अगर ग्राफ के अंदर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है, तो हमने भी देखा था स्टार्ट में कि राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, जो कि होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पर आप लोगों ने सेम वही फार्मूला लिख देना है, स्लोप किसके इक्वल होती है, टेंजेंट थीटा, जो कि होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो बेसिकली स्लोप जो है वो, अगर आप लोग ग्राफ से देखेंगे, मैं आपके साथ बुक के ऊपर ग्राफ को शेयर करता हूँ, आप बुक से भी देख सकते हैं ग्राफ को। तो ये जो आपके पास ग्राफ है, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं ये ट्रायंगल आपके पास बनी हुई है। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल है जिसे हम कह रहे हैं पी क्यू आर। इसके अंदर ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास बेस है पी आर, और पी क्यू आपके पास ये इसका हाइपोटेन्यूज है ट्रायंगल का, ये तीन साइड्स हैं। ठीक है, तो हमने जब इसकी स्लोप फाइंड करनी है, तो स्लोप टेंजेंट थीटा के इक्वल होती है, जिसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो इनकी वैल्यूज़ अभी हमने फाइंड की थी स्टार्ट में। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमने यही लिखा आर क्यू डिवाइडेड बाय पी आर, जो कि परपेंडिकुलर और बेस है, और इसकी जगह हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी S2 माइनस S1 और T2 माइनस T1। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू S2 माइनस S1 है, जो भी हमने माइनस करके देखा था रीड्रा करके, और जो बेस है उसकी वैल्यू आपके पास है T2 माइनस T1, जो कि PR के बराबर है। ठीक है, तो PR की जगह हमने लगा दिया T2 माइनस T1, जो कि बेस है। तो बेसिकली ये आपके पास क्या है, ये चेंज इन डिस्टेंस है, तो ये आप लोग S लिख देंगे, और ये टाइम है आपके पास, तो यहाँ आप लोग इसकी जगह T लिख देंगे। इसके बाद एज वी नो दैट, ये जो फार्मूला होता है, ये तो हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा हुआ है स्पीड का, जब हमने स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस पढ़ा था, तब हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि जो स्पीड होती है आपके पास, वो उसकी डेफिनेशन होती है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो उसका फार्मूला हमने पढ़ा था स्पीड का इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई T। तो ये तो स्पीड का फार्मूला बन गया, जिसको एवरेज स्पीड भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो V एवरेज इज इक्वल टू S ओवर T। तो इसकी यानी कि इसका मतलब स्लोप किसके इक्वल आ गई, वो स्पीड के इक्वल आ गई है। ठीक है, ग्रेडियंट इज इक्वल टू स्लोप, जो कि किसके इक्वल है आपके पास, वो स्पीड के फार्मूले के इक्वल है। तो आप इसका रिजल्ट लिख सकते हैं इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, कि सो ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एवरेज स्पीड V एवरेज इन टाइम T। ठीक है, तो बेसिकली जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसका जो ग्रेडियंट है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो आपके पास एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह आप लोग इसका आगे ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ को भी देख सकते हैं, वो भी सेम टू सेम ऐसे ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने उसकी डेफिनेशन लिख देनी है कि ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज़ इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। तो ये किसके इक्वल होता है, ये जिसम के एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है कि जब किसी जिसम की वेलोसिटी चेंज हो रही हो टाइम के साथ साथ, तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो सकता है। ठीक है, जो कि इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। सबसे पहले ये ग्राफ बना हुआ है सेम उसी तरह जिस तरह डिस्टेंस टाइम ग्राफ का था, बस यहाँ पर V1 और V2 है, वहाँ पर S1 और S2 था। ठीक है, और वहाँ पे S लिखा हुआ था और यहाँ पे V लिखा हुआ है। यानी कि जो सिंपल है वो यही है कि इसमें जो Y एक्सिस है इसके ऊपर V वेलोसिटी है, स्पीड है, और उस ग्राफ के अंदर यहाँ V की बजाय क्या था, डिस्टेंस था, S था। तो ये फ़र्क है इन दोनों के ग्राफ्स में, बाकी सारे का सारा ग्राफ सेम है, हर स्टेप इसके अंदर उसी तरह ही होगा जैसे इसमें उसमें किया था। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है कंसीडर द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये जो ग्राफ लिया, ये किस चीज़ का ग्राफ है, ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है, यानी कि ऐसा एक्सेलरेशन जो कि चेंज ना हो रहा हो, यानी किसी जिस्म की अगर वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो। उसके बाद सेलेक्ट एनी टू वैल्यूज़ ऑफ टाइम T1 एंड T2, draw two vertical dotted lines at T1 and T2 on x-axis. These lines meet graph at P and Q. At these points draw horizontal lines.
टू मीट ग्राफ एट v1 एंड v2 ऑन y एक्सिस। तो ये बेसिकली दोनों पॉइंट्स वही वाले हैं जो हमने पिछले डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर लिखे थे, ठीक है। तो ये आप लोग बिल्कुल वही वाले पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं, बस आपने s की जगह यहाँ पे v लिख देना है। इसके बाद मैथमेटिकली ये आप लोगों ने समझ लेना है इसकी डेरिवेशन कैसे हुई। तो सबसे पहले हम चेंज इन स्पीड निकालेंगे, v2 माइनस v1 के इक्वल आएगा, क्योंकि जो हमारे पास स्पीड का एक्सिस है आप ग्राफ के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास v1 है और ये v2 है। हमने बेसिकली इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो हम इस सारी के अंदर से जब इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास बाकी ये बच जाएगा, ठीक है। तो यानी कि v2 के अंदर से v1 को माइनस कर देंगे, इस सारी v2 के अंदर से v1 को जब माइनस करेंगे, निकाल देंगे, तो बाकी हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी। ये क्या होगी हमारे पास, ये होगी चेंज इन स्पीड। इसी तरह टाइम टेकन, ये भी जिस तरह पहले निकाला था बिल्कुल सेम उसी तरह ही है, t2 माइनस t1 ग्राफ की मदद से आप देख भी सकते हैं। एज वी कैन सी दैट अ राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर इन द ग्राफ, हम ग्राफ के अंदर ट्राइंगल को देख सकते हैं जो कि पी क्यू आर है, राइट एंगल ट्राइंगल है। सो वी नो दैट ग्रेडियंट इज इक्वल टू स्लोप विच इज़ द मेजर ऑफ टेंजेंट थीटा इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो अगर ग्राफ के अंदर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है तो जाहिर सी बात है उसकी कोई ना कोई स्लोप भी होगी, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होती है, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये आपके पास स्लोप का फार्मूला होता है, ठीक है। और ग्राफ के अंदर जब आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर जो है ट्राइंगल का वो आर क्यू लेंथ है और जो बेस है वो पी आर लेंथ के इक्वल है। तो आर क्यू की जगह आपने v2 माइनस v1 लगा दिया जो अभी ये फाइंड किया, और पी आर की जगह आपने t2 माइनस t1 लगा दिया। सेम टू सेम वही काम हो रहा है जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हुआ था, बस यहाँ v आ गया, वहाँ पे s था, ठीक है। तो ये आपके पास डेल्टा v के इक्वल आ जाएगा। डेल्टा v का मतलब है चेंज इन स्पीड, और ये टाइम के इक्वल आ जाएगा। और ये जो फार्मूला है ये हमने फार्मूला पढ़ा था एक्सेलरेशन का, कि ये किसके इक्वल होता है, ये एक्सेलरेशन के इक्वल होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो बट वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर टी। डेल्टा वी का मतलब है चेंज इन स्पीड, यानी कि वी एफ माइनस वी आई। इनिशियल वैल्यू में से आपने फाइनल वैल्यू को माइनस कर देना होता है। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि हैंस ग्रेडियंट इज इक्वल टू स्लोप। जो ग्रेडियंट है वो किसके इक्वल आ गया, वो स्लोप के इक्वल होता है। और जो स्लोप है वो हमने क्या फाइंड की, वो तो एक्सेलरेशन का फार्मूला है, ठीक है। तो वो एक्सेलरेशन के इक्वल आ जाएगा। तो इसका आप लोग आगे रिजल्ट लिख सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एवरेज एक्सेलरेशन इन टाइम, ठीक है। इसके बाद लास्ट केस है आपके पास, ये इसी लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है, बुक के अंदर लिखा भी हुआ है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कि जब कोई जिस्म कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा तब उसका ग्राफ कैसा होगा, उसका ग्रेडियंट कैसे निकलेगा, स्लोप क्या होगी, तो वो सारा कुछ इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसकी ना ये डेफिनेशन लिख देनी है, ये मैं लिखना भूल गया था। तो आपने ग्राफ से पहले ये लिख देनी है कि व्हेन स्पीड इज़ कॉन्स्टेंट, कि जब स्पीड कॉन्स्टेंट होगी, द स्पीड टाइम ग्राफ इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो कि स्ट्रेट होगी और पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और जो जिस एक्सिस पे टाइम की वैल्यूज़ हैं उस एक्सिस के वो पैरेलल होगी, ठीक है। ये वाली लाइन ये कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है, ठीक है। तो ये आपने डेफिनेशन लिख देनी है, उसके बाद आपने ये वाला ग्राफ बना देना है। ये बुक के ऊपर ग्राफ बना हुआ है, ये बेसिकली कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ होता है। ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा भी था कि जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है, यानी कि ऐसी स्पीड जो कि चेंज ना होती हो, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो वो 20 से ही मूव करता जा रहा है, उसकी स्पीड किसी लम्हे पर रुक नहीं रही, कम नहीं हो रही, ज़्यादा नहीं हो रही, ठीक है, चेंज नहीं हो रही, तो वो होती है आपके पास कांस्टेंट स्पीड। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू है वो 20 के ऊपर ही है, तो 20 पे ही जो है वो उसकी स्पीड चलती जा रही है, जबकि टाइम वक्त के साथ साथ चेंज होता जा रहा है। 1 सेकंड गुजर गए, 2 गुजर गए, 3 गुजर गए, 4 5 सेकंड भी गुजर गए, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन जो स्पीड है वो 20 पे ही है, इसीलिए इसका ग्राफ ऐसे का बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं कि इन दिस ग्राफ वी कैन सी दैट स्पीड v1 एट टाइम t1 इज़ द सेम एज स्पीड v2 एट टाइम t2। के मतलब अगर हम इस ग्राफ के ऊपर दो वैल्यूज़ लें, एक हम t1 की वैल्यू लें, एक हम t2 की वैल्यू लें, ठीक है, और हम देखेंगे कि हर टाइम के ऊपर, यानी मिसाल के तौर पर अगर हमने 1 सेकंड बाद देखा तो फिर भी स्पीड 20 है, अगर हमने 2 सेकंड के बाद देखा फिर भी स्पीड 20 है। तो इसका मतलब ये कि टाइम की जितनी भी वैल्यूज़ हैं इस एक्सिस के ऊपर, उनके ऊपर हर टाइम के बाद उसकी स्पीड हमेशा क्या आ रही है, वो 20 ही आ रही है। हैंस चेंज इन स्पीड इज़ आल्सो ज़ीरो। तो इसी वजह से आपकी जो स्पीड में चेंज है वो भी ज़ीरो के इक्वल ही आएगा। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये देखें कि चेंज इन स्पीड इन्होंने लिखा हुआ है, तो चेंज इन स्पीड का मतलब ये है कि आपने स्पीड की फ़ाइनल वैल्यू में से स्पीड की इनिशियल वैल्यू को माइनस करना है। तो देखते हैं इस ग्राफ की मदद से, 1 सेकंड गुजरने के बाद उसकी स्पीड कितनी है, 20,
2 सेकंड गुजरने के बाद कितनी है 20, 3 गुजरने के बाद 20, यानी हर दफ़ा 20 ही आ रही है। यानी इनिशियल वैल्यू भी 20 है और जो फाइनल वैल्यू है जब हम आखिरी मुकाम पर देखेंगे तभी भी उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है 20 ही है। तो जब आप 20 में से 20 को माइनस कर देंगे फाइनल में से इनिशियल, तो आपके पास 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि चेंज इन स्पीड इज़ आल्सो 0। मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं कि चेंज इन स्पीड इज़ इक्वल टू डेल्टा वी, वो डेल्टा वी के इक्वल है जो कि आपने फाइनल में से इनिशियल वैल्यू माइनस करनी है। v2 में से आपने v1 को माइनस कर देना जो कि किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो स्लोप भी आपके पास फिर क्या हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली 0 ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्लोप का फार्मूला आपके पास ये लिखा हुआ है v2 माइनस वी1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। जब आप इसमें v2 माइनस वी1 की जगह 0 लगाएंगे तो कोई भी चीज़ जब 0 से डिवाइड होगी तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0। तो टाइम की वैल्यू जो मर्जी हो, ऊपर तो 0 है, इस वजह से स्लोप का आंसर भी क्या आ जाएगा, डिवाइड होके वो 0 के इक्वल ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस shows that acceleration of this motion is 0, it is the motion without change in speed। ठीक है, तो स्पीड में चेंज नहीं हो रहा और इसका जो एक्सेलेरेशन है वो क्या आ जाएगा आपके पास 0। एक्सेलेरेशन 0 क्यों है? क्योंकि स्लोप 0 है और जो स्लोप होती है वो बेसिकली एक्सेलेरेशन के बराबर ही होती है, जो कि अभी स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर देखा था। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा आज का लेक्चर था। सिर्फ़ और सिर्फ आपने ग्राफ्स को समझना है। ग्राफ को समझकर आप लोगों को उसकी वैल्यूज़ को निकालना आना चाहिए, उसमें से आपको माइनस करना आना चाहिए, चेंज वगैरह निकालना आना चाहिए, और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर स्लोप होती है और उस स्लोप को कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएंगी तो आपके लिए ये वाला लेक्चर समझना इंतहाई आसान हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से आपने याद करना है, अपने नोट्स पर लिखना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।